हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटी का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये 25-30 घंटे का पूरा सिलेबस रहेगा आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट वीडियो इंडियन पॉलिटी का। ये शुरुआत है, एक एक करके मैं सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊँगा और आप सभी देखेंगे। ये काफ़ी आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत अच्छा और उपयोगी होगा और सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इंडियन पॉलिटी के। तो आज का जो पहला चैप्टर है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास। तो आइए चलिए देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। उस समय वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। सन 1600 में ये शुरुआत में आए और उस समय इनका जो कार्य क्षेत्र था वो सिर्फ व्यापार तक ही सीमित था, इनके मन में और कुछ नहीं था। लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध ऐसे हुए, इसके बाद ये पूरी तरह से जो इनकी मंशा बदल गई और ये पूरे के पूरे तौर पे ये लड़ाई के बाद ये अस्तित्व में आ गए यहाँ पे शासक के तौर पे। ये इनका शुरुआत था। ये दोनों युद्ध होने के बाद से यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से भारत गुलामी की तरफ बढ़ा। तो इन दो युद्धों का नाम आया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आता रहता है। आपका CGL 2015 में आप देखेंगे तो उसमें प्लासी के युद्ध का पूछा था। प्लासी के युद्ध में उसमें ये पूछा था कि बंगाल के नवाब कौन थे उस समय। तो इन दोनों युद्धों के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लासी के युद्ध को देखेंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी में हुआ था। प्लासी जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी के किनारे एक स्थित जगह का नाम है और उसी के नाम पे इस युद्ध का नाम प्लासी की लड़ाई रखा गया। तो ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे वो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। लेकिन सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई और हार का मुख्य कारण था आंतरिक षड्यंत्र, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र ने मतलब वो दिन रात सोते जागते हर समय सिर्फ नवाब बनने का सपना देखता था और उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका आया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ये प्रस्ताव दिया कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद आपको नवाब बना दिया जाएगा, आप हमारे फेवर में आ जाइए। तो ये षड्यंत्र में शामिल हुआ। इसके साथ साथ 3 सेना नायक, दरबारी, राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ, ये सब रॉबर्ट क्लाइव की तरफ आ गए और षड्यंत्र में साथ दिया। इसी षड्यंत्र के कारण मीर जाफ़र को देशद्रोही या गद्दार, इस नाम से भी मतलब ये इसका नाम इसका पर्यायवाची हो गया। देशद्रोही और गद्दार का पर्यायवाची बन गया मीर जाफ़र का नाम। इसको ग्रेट बेट्रियल, महान विश्वघाती भी कहा जाता है। और उस समय सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। लेकिन इसका विद्रोह करने के बाद, इसने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद सिर्फ 5,000 सैनिक लड़ाई में शामिल हुए और इधर ये 2100 की सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव आसानी से युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और सिराजुद्दौला की हत्या के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये बक्सर का युद्ध था। इसमें षड्यंत्र से रॉबर्ट क्लाइव जीता और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की तरफ अपना पहला कदम अंग्रेजों ने रखा था। उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो था बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी। वो संयुक्त सेना किस किस की थी? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल साम्राज्य। उस समय अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और मुग़ल साम्राज्य के जो सम्राट थे वो थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के साथ साथ जो उनका कमांडर इन चीफ था वो था मिर्ज़ा नजफ़ खां। तो मिर्ज़ा नजफ़ खां ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूरी लड़ाई में दिखाया था। उसकी बहन की शादी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, तो वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा था। नजफ़ खां
का जो मकबरा है वो नई दिल्ली के लोधी रोड के निकट एक करबला करके जगह है, वहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ है। और आज भी उसके नाम पे साउथ वेस्ट दिल्ली में एक जगह है नजफगढ़, वो उसी के नाम पे रखा गया है। तो ये इस लड़ाई में भी युद्ध हुआ, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, हेक्टर मुनरो जीता यहाँ पे, और पूरी तरह से ये दबदबा हो गया। और इस दबदबा के बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी के सभी जो हैं इन पे अधिकार प्राप्त कर लिया। यहाँ के दीवानी और राजस्व पे पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। और यहीं से जो है ये क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी यहाँ से अंग्रेज़ों की। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। इस सिपाही विद्रोह के बाद जो ये शासन चल रहा था, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये दो में बटा हुआ था, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये क्या हुआ कि 1858 में जब विद्रोह हुआ तो ये पूरे के पूरे शासन को ब्रिटिश के ताज शासन के अंडर कर दिया गया। मतलब सम्राट साम्राज्ञी शासन स्टार्ट हो गया, कंपनी के अधिकार छीन लिए गए, कंपनी के शासन को हटा दिया गया। उसके बाद ये जो सम्राट शासन था ये आपके 1947 स्वतंत्रता तक कंटिन्यू जारी रहा। उसके बाद जब स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में एक संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया। फिर 1334 में एम एन राय ने एक सुझाव दिया था। उस सुझाव को एक उद्देश्य के तौर पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा अस्तित्व में आया। लेकिन इस दौरान में ये जितने भी जो ये इनका शासन रहा, एक कंपनी का शासन और दूसरा जो है ये सम्राट का शासन, इस बीच इन्होंने यहाँ पे ये अपना भारत में सत्ता चलाने के लिए बहुत सारे अधिनियम, एक्ट, ये सब पारित किए इन लोगों ने। और यही जो है हमारे संविधान का बनने का नींव, जो बेस बोलते हैं, बेस बना कि किस तरह से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन्हीं के शासन प्रशासन से सारा कुछ लिया गया था, बेस बना, यही सीढ़ियाँ बनी उस समय। अब एक बार शुरू से ज़रा देखते हैं फिर से कि जब ये दोनों युद्ध जीते गए, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत पे कब्जा कर रही थी, भारत में अपना शासन चलाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जब अपना सत्ता यहाँ पे हासिल कर लिया, सत्ता हासिल करने के बाद यहाँ पे कंपनी का शासन ये आपके 1773 से 1858 तक चला। और दूसरा जो है ये रहा आपका सम्राट का शासन, ये 1858 से 1947 तक चला। इस कंपनी के शासन के दौरान पूरी तरह से केंद्रीकरण किया गया पूरे भारत का, और जब सम्राट शासन आया उस टाइम पे पूरी तरह से विकेंद्रीकरण किया गया। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हुई। अब इसके बारे में पूरा ज़रा डिटेल से देखते हैं कि कंपनी के शासन में क्या क्या अधिनियम और चार्टर्ड एक्ट पारित किए गए, उसके बाद सम्राट के शासन में भी क्या क्या अधिनियम और एक्ट आए जिससे जो मूलभूत आधार बना हमारे संविधान का, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव उस समय से जब ये अंग्रेज यहाँ पे सत्ता में आ गए, जब शासन में आ गए, तो उन्होंने क्या क्या ऐसे बदलाव किए जो धीरे धीरे भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार करने में बहुत हेल्पफुल रहा था। तो इन्हीं सब अधिनियमों को एक बार देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो अधिनियम था वो 1726 का राजलेख। इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर और उनके परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस समय जो वहाँ के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने 1772 में एक संसदीय समिति गठन की, और ये प्रथम प्रयास था, ये सबसे पहले प्रयास किया गया, ये प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये हमेशा आता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गवर्नर जनरल बनाया गया तो पहले गवर्नर जनरल थे कौन, तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। उसके बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सन 1774 में की गई, और वहाँ पे एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर
एलिजाह इम्पे, ये सुप्रीम कोर्ट का जो सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामले, इन सभी की अधिकारिता प्राप्त थी। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट था, बहुत ही छोटा एक्ट था। इसमें जो आपका 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो भी कमियां खामियां रह गई, उसी को कंप्लीट करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। इसमें जो कलकत्ता सरकार थी, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों का विधि बनाने के पावर इनके पास आ गई। ये तीनों जगह की विधि यही बनाएंगे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसमें ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का वास्ट वर्जन, मतलब बड़ा विस्तृत रूप था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या है कि अंग्रेजों ने, जितनी भी अंग्रेजी कंपनी ने जो क्षेत्रफल, जो भाग, जो राज्य जीते थे, उसमें ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। उसके बाद जो ये कंपनी शासन में आई, कंपनी सत्ता पे बैठ गई। सत्ता पे बैठने के बाद कंपनी का जो पावर है, उसको, उसके काम को, उसके शासन को दो भागों में बांट दिया गया। पहला जो था वो था आपका राजनीतिक, और दूसरा था व्यापारिक। राजनीतिक में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। और दूसरा जो था वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा जो व्यापारिक मामले देखे जाते थे। इसके अलावा कर्मचारियों पे कोई उपहार कुछ भी लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। और जितने भी जो अंग्रेजी अधिकारी आते थे, जो यहाँ पे नियुक्त होते थे, उन पे मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसके बाद आपका 1793 राजलेख आया। इसमें कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। सारे कानूनों का जो व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो नियंत्रण मंडल है, इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, उनका जो वेतन है वो भारतीय कोष से दिया जाने लगा, सारा का सारा वेतन। इसके बाद 1813 का राजलेख आता है। 1813 के राजलेख में जो कंपनी थी, उसके भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ख़त्म किया गया। सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार, ये दो ही पावर जो है कंपनी के पास बच गए। बाकी जगह का जो भी उनका व्यापारिक एकाधिकार था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो ये व्यापारिक अधिकार थे, जो राजस्व नियंत्रण का था, इसको 20 साल के लिए और आगे बढ़ाया गया। और ईसाई जो मशीनरी थी, मतलब ईसाई जो गुरु, धर्मगुरु ये सब थे, उनको धर्म प्रचार की अनुज्ञा प्रदान की गई कि आप जाइए भारत में और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। इसके अलावा जो भारतीय लोग थे, उनको शिक्षा देने के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि, मतलब व्यय करने का प्रावधान बनाया गया कि 1 लाख रुपये आप भारतीयों की शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्ट आया, वो 1833 का चार्टर्ड अधिनियम था। इस चार्टर्ड अधिनियम में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ, वो यही हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की गई, उसमें पूरे देश के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया कि एक बजट पूरे इंडिया के लिए बनेगा। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है कि संपूर्ण भारत के जो गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये पहले गवर्नर जनरल बने। और यहाँ से भारत के प्रशासन का पूरी तरह से केंद्रीकरण किया गया। पूरा पावर एक जगह आके इकट्ठा हो रहा था, सारा शासन प्रशासन एक जगह से देखा जा रहा था। इसके बाद भारत में दास प्रथा का भी खात्मा किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके अलावा जो चाय और चीन के साथ व्यापार था, एकाधिकार था जो बचा हुआ था कंपनी के पास, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और भारत में कुछ प्रचलित जो रूढ़ियाँ थी, जो प्रथाएं थी, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद 1853 का एक चार्टर्ड अधिनियम आया। इसमें जितने भी जो हैं आपके कर्मचारी थे, जो कंपनी के लिए कार्य करते थे, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का व्यवस्था की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायिकी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया।
जिसके तहत भारत में एक पृथक भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, जिसका मुख्य कार्य विधि बनाना था। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो स्थानीय क्षेत्रीय और क्षेत्र के जो उस एरिया के प्रतिनिधित्व को शामिल करके बनाया गया था। इसके अलावा 1853 अधिनियम में सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल की स्थापना की गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट अधिनियम भारत सरकार अधिनियम हुआ 1858 के चार्टर्ड एक्ट के बाद। ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद जो सिपाही विद्रोह 1858 में हुआ, उस विद्रोह को देखते हुए कंपनी के शासन को यहीं पे समाप्त कर दिया गया और पूरा का पूरा पावर जो है वो ब्रिटेन के सम्राट साम्राज्य के हाथों में आ गया। वहाँ से पूरी तरह से ऑपरेट किया जाने लग गया। तो इसमें यही था कि शासन की स्थापना जो है ब्रिटेन के अपने हाथों में आ गई। वहाँ के जो सम्राट थे वो इसके उत्तरदायी हो गए और वहीं से सारा कुछ ऑपरेट किया जाने लग गया। इसमें भारत में जो कंपनी का शासन था समाप्त कर दिया गया और साम्राज्य के नाम से पूरा शासन प्रशासन चलाया जाने लग गया पूरे भारत में। ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक भारत का जो है राज्य सचिव पद का गठन किया गया कि भारत का एक राज्य सचिव होगा। उस राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। और ये जो इसके अलावा जो अपना ये राज्य सचिव जो बना, ये राज्य सचिव बैठकों के अतिरिक्त कोई निर्णायक फैसला लेना था तो उसमें ये अपना अधिकार का प्रयोग कर सकता था। भारत का जो गवर्नर जनरल पद है इसको बदल के वायसराय पद कर दिया गया। यहाँ से वायसराय होने स्टार्ट हो गए, गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया गया। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स जो व्यापारिक मामले कंपनी की तरफ से देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक मामले देखते थे, इन दोनों की समाप्ति कर दी गई क्योंकि कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया था। फिर भारत का जो सचिव था ये ब्रिटेन के संसद में जाके भारत के लिए बजट रख सकता था। भारत के लिए जो जितना बजट रखना था, जो डिमांड रखना था, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके और रख सकता था। अपने सारे मांगों को सारा का सारा वहाँ पे रख सकता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली की शुरुआत की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह आता है कि ये विभाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ऐसे ही कुछ एक एक दो लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये हमेशा बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है भारत का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। जो पावर एक जगह एकत्रित हुआ था, केंद्रीकरण किया गया था कंपनी के शासन में, एक ही जगह से सारा शासन प्रशासन देखा जा रहा था, तो यहाँ से उसका विकेंद्रीकरण होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से अब प्रांतों को पावर दिया जाएगा, तो उसके बारे में पूरा भी देखेंगे आगे। इसमें क्या हुआ, 1861 में भारतीय परिषद के अधिनियम की विशेषताएं जो आई उसमें क्या क्या था कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, एक थे बनारस के राजा थे, दूसरे महाराजा पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। ये 3 जनों को मनोनीत करके और विधान परिषद भेजा। बंगाल और मद्रास और बम्बई, इन दोनों प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को देकर और इनका मतलब इन दोनों को अपना पावर दे दिया गया कि आप अपना एरिया को खुद संभालिए, खुद चलाइए। लॉर्ड कैनिंग ने कई प्रारंभ की गई मंत्रालय, जो ये मंत्रालय वगैरह बनाने की जो प्रणाली थी उसको मान्यता दी गई। और इसमें आप देखेंगे कि जो विधान परिषद का गठन होना शुरू हुआ वो अलग अलग में, सबसे पहले जो है बंगाल में आपका 1862 में, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866, फिर 1897 में पंजाब। ये इन सभी जगह पे अलग अलग प्रांतों को अपना अपना पावर दिया जाने लगा। वहाँ पे विधान परिषद का गठन किया जाने लगा। इसके बाद जो गवर्नर जनरल विधानसभा में जो भारतीय थे उनको मनोनीत करके और शक्ति प्रदान की गई थी। 1892 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस अधिनियम में भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से भारत का कोई रिप्रेजेंट करने वाला, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला आएगा। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को 2/3 सदस्यों को ये परोक्ष रूप से चुनाव किया जाता था, जिसमें विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिका ये तीनों शामिल थे। इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषय में प्रश्न पूछने का अधिकार था।
बजट और वार्षिक व्यय पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते थे, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया उनको। यहीं से क्या हुआ कि भारत में एक संसदीय व्यवस्था का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, कि भारत में भी एक इस तरह से संसदीय प्रथा आ सकती है, संसद होगा और उसकी कार्रवाई होगी। तो ये सारा का सारा मॉडल जो है 1892 अधिनियम के बाद से ही आया सारा। उसके बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो अधिनियम आया 1909 में, ये मार्ले मिंटो सुधार था। मार्ले मिंटो सुधार में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो थी उसमें वृद्धि की गई। जो केंद्र में और प्रांत में जो विधान परिषद बने थे उसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद में कार्यों की वृद्धि भी की गई। साथ ही साथ जो प्रश्न थे, जो विषय प्रश्न, पूरक प्रश्न, इन सभी को पूछने और समान लोकहित के सार्वजनिक मामलों पर बहस के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ये हमेशा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को इसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें स्त्रियों को मताधिकार का प्रावधान नहीं था, मताधिकार प्राप्त नहीं था, वो मत नहीं दे सकती थी स्त्रियां। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी समय में 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई और सभी प्रांतों को अपना अपना इससे विधान परिषद बनने के बाद पावर मिलने लग गया। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आया एक, वो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इसमें जो आपके मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल था इसको दो सदन में तोड़ा गया। जो विधायिकी थी, विधायिकी को पहला एक राज्य परिषद और दूसरा एक केंद्रीय विधानसभा, इन दो सदनों में बांटा गया। विधान परिषद की जो टोटल मेंबर्स थे उनकी संख्या 60 थी। ये सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व करते थे और कार्यकाल इनका 5 साल का होता था। दूसरा जो था वो केंद्रीय विधानसभा था, इसमें सदस्यों की संख्या 145 थी और कार्यकाल 3 साल का था। इसमें जो चुनाव होता था वो दो तरीके से होता था, एक आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा था पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन में सामान्य, मुसलमान, सिख, यूरोपियन, इन सभी का मिला के और निर्वाचित किया जाता था। और प्रत्यक्ष में इलेक्शन की तरह होता था, वहाँ से इनका सिलेक्शन होता था। और यहाँ से आने के बाद ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, यहाँ से भारत में जो हर एक प्रांत थे वहाँ पे सरकारें उत्तरदायी हो गई, वहाँ पे सरकार का स्थापना हुआ। वहाँ पे सरकार हर एक प्रांत में, एक आपका केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार, जिस तरह से आज भी देखा जाता है। तो यहाँ से वो पूरी की पूरी सरकार की स्थापना हुई और यहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो आगे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई। इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे इनको अलग अलग कर दिया गया कि केंद्र का विषय अलग होगा, प्रांत का विषय अलग होगा। और जो प्रांत का विषय था उसका भी बंटवारा दो हिस्सों में कर दिया गया, एक आपका हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, सिंचाई, इन सब विषयों को रखा गया। इसके साथ साथ कुछ और विशेष महत्व वाले जैसे शिक्षा, खेती, इन सब चीज़ों को रखा गया। जो प्रांतीय विधान परिषद था इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता था और इनके पास जो है कानून बनाने के, बजट पारित करने के भी अधिकार थे। इसके अलावा जो अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष, ये अधिनियम जो आया कि इस तरह से प्रांतीय सरकार होगी, इस तरह से केंद्रीय सरकार होगी, ये सारा करने के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग का गठन पूरे 10 वर्ष बाद, 10 साल का समय इसमें चला गया। उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। वो आयोग 1926 में लोक सेवा आयोग बोला गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और फिर साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में भारत आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन सभी जो भारतीय दल थे इन्होंने
इस साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध करने का मेन कारण यही था कि इसमें एक भी भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी, कोई भारतीय इसमें नहीं थे। इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक आयोग योजना बनाया और योजना को गांधी जी ने ठुकरा दिया। गांधी जी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस नेताओं और दलित नेता जो थे वो भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहा गया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ये सबसे जटिल अधिनियम बोला गया, सबसे जटिल था, पूरे इतिहास का सबसे जटिल अधिनियम था ये। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसमें जो साइमन आयोग था, उसके बाद जो साइमन आयोग 1927 में आया, भारतीयों ने विरोध किया उसका। उसके बाद ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो इस अधिनियम का आधार बना। इस अधिनियम को लाया गया और इसमें जो जो सुधार किए गए वो इसी वजह से था कि साइमन कमीशन के आने के बाद जो यहाँ पे चीज़ें हुई वो देखिए, वो क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, वो 10 अगस्त 1928 को। इसके अलावा जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश करना, ये 29 मार्च 1929 को हुआ। इसके अलावा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ। इसमें श्वेत पत्र का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो इन सारी वजहों की वजह से 1935 का अधिनियम आया और 1935 का अधिनियम आने के बाद भारत में एक संघ स्थापित करने का सुझाव दिया गया कि भारत में एक संघ की स्थापना हो। तो भारत का संघ बना और संघ 2 हिस्सों से मिलकर बना, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियायतों द्वारा। तो संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया कि संघ के क्या कार्यक्षेत्र होंगे और राज्य के क्या कार्यक्षेत्र होंगे, किस तरह से शक्तियों का बंटवारा होगा। तो संघ सूची में पूरे 59 विषय रखे गए, समवर्ती सूची में 36 और प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए। सबका अपना अपना अलग अलग विषय था कि इनको इस फील्ड में काम करना है, इनको इस फील्ड में काम करना है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया और केंद्रीय सरकार के विषयों को भी बांट दिया गया। केंद्रीय सरकार का जो प्रशासनिक विषय था, इसमें आरक्षित विषय, ये आपका आरक्षित विषय, इसमें प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले और काबिलाई क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र थे, इसको रखा गया। और जो हस्तांतरित विषय थे वो मंत्रियों के परामर्श के ऊपर थे। 1935 का जो ये अधिनियम था, इसमें जो केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग बनाए गए थे, वो 3 अंग राज्य परिषद, गवर्नर जनरल और विधानसभा। राज्य परिषद उच्च सदन होता था जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य इन दोनों को मिला के टोटल 260 मेंबर थे। और विधानसभा जो निम्न सदन होता था, इसमें देशी रियायतें और ब्रिटिश भारत को मिला के टोटल 375 थे मेंबर्स। उसके बाद राज्य परिषद एक अस्थायी संस्था थी। ब्रिटिश भारतीय सदस्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव रीति के साथ विधानसभा के सदस्य का निम्न सदनों के सदस्यों का निर्मित निर्वाचन मंडल के माध्यम से परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता था। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था। उसके बाद 1935 अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत करके और स्वशासन, ऑटोनॉमी की स्थापना की गई। पूरी तरह से द्वैत शासन को हटा के और ऑटोनॉमी की स्थापना की गई। न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया और न्यायपालिका को अधिकार दिया गया कि वो इस नियम कानून की व्याख्या कर सकती थी। इसके बाद 1935 के अधिनियम के द्वारा ही जो 6 प्रांत थे, जो आपका मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, यहाँ पे द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की गई, जिसमें एक था आपका निम्न सदन लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको विधानसभा भी बोलते थे, और दूसरा था आपका उच्च सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको विधान परिषद भी बोलते थे।
शेष प्रांतों के लिए एक सदन, जो 11 शेष प्रांत थे उनके लिए सिर्फ एक विधानसभा का गठन किया गया। एक विधानसभा का गठन वहाँ पे किया गया जो बाकी प्रांतों में, और 6 ऐसे प्रांत है वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों बनाए गए। विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाया गया और विधान परिषद के लिए परोक्ष वाला, और विधान सभा का जो कार्यकाल होता था वो पूरे 5 साल का होता था, और विधान परिषद का कार्यकाल पूरे 9 वर्ष के लिए चुने जाते थे, लेकिन हर 3 साल पे 1/3 सदस्य जो है अवकाश ले लेते थे। और प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। आज तक भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। तो ये 1935 के अधिनियम के बाद ही ये सब व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके बाद जो इसी अधिनियम में 1935 के अधिनियम में, इसको जटिल इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इस अधिनियम में जो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की योजना जो दी थी, उसी शिक्षा को लागू करके प्रारंभिक शिक्षा को सुलझाने का प्रयास किया गया। भारत में रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई। संघीय लोक सेवा स्थापित होने के अलावा प्रांतों में राज्य सेवा योग का स्थापना किया गया, और कुछ राज्यों में संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुआ, जो प्रांतीय विधान सभाओं के लिए इलेक्शन किया गया। उस इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने उभरी। फिर कैबिनेट मिशन 1946 आया। इस कैबिनेट मिशन में जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आ गई। लेबर पार्टी सत्ता में आई और भारतीय समस्याओं को देख के उसने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। उसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिके लॉरेंस, स्टेपट क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। ये तीनों जने आए और यहाँ पे आके और यहाँ का जो संविधान सभा था उसके गठन के लिए कार्य करना आरंभ किया। ये जब मिशन आया कैबिनेट मिशन, इसके सुझाव के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों के आधार पर प्रथम अंतरिम सरकार गठित किया गया, और 26 अक्टूबर को इस सरकार का पुनर्गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य शामिल हो गए थे। उसके बाद पूरे सरकार में सत्ता में जो है मुस्लिम लीग की भी हिस्सेदारी बनी, और जो ये गठन हुआ उसमें किसको क्या क्या पोस्ट मिला, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, राजगोपालाचारी को शिक्षा, आसिफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम, डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग, CH भाभा को बंदरगाह, लियाकत अली को वित्त, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, अब्दुल रब नस्तर को संचार, II चुंदीगर को वाणिज्य और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। ये सारे पोस्ट सबको आवंटित किए गए थे जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था। उसके बाद जो आखिरी अधिनियम आया वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। इसमें भारत में जो सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे इंडिया के बंटवारे के लिए कि एक भारत होना चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए और बंटवारा होना चाहिए, तो ये सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, वो एटली ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त करके और इसमें हस्तांतरण करने के लिए भारत भेज दिया। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। भारत आने के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना और कांग्रेस इन दोनों की स्वीकृति ली, और इसको जो है माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन ने कानूनी रूप से जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया। अधिनियम में 2 डोमियंस की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई कि एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और दोनों राष्ट्रों के गवर्नर जनरल का पद घोषित किया गया। संविधान सभा को अपने देश का संविधान बनाने और दूसरे देश के संविधान को अपनाने की स्वतंत्रता थी कि आप खुद से भी बना सकते हैं और दूसरे देश का भी अपना सकते हैं जहाँ पे बनाया है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशक का रहा, और इस तरह से पूरे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में रहा।
वो इस तरह से पूरा कंटिन्यू चला और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। तो ये भारत में संवैधानिक विकास था, पूरा का पूरा चैप्टर सारा हमने देखा। इसके बाद जो अगला चैप्टर मैं लेके आऊँगा उसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, इसको देखेंगे कि किस तरह से भारत में संविधान का निर्माण हुआ। तो आप सब होपफुली ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगने के बाद अगर आपको सभी को अच्छा लगे ये, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हाँ इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।